ओन चैनल बायोलॉजी बाय प्रीति मैम। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड्स में डेफिनेटली आने ही वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इकोटोन क्या होता है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके, पॉल्यूटेड एरिया, द बॉटम ऑफ अ लेक, एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, एंड लास्ट वन एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, यानी जो इकोटोन होता है ये दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर इन, जो ग्रोथ रेट होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन सेनिसेंट फेज, एंड सेकेंड ऑप्शन एक्सपोनेंशियल फेज, एंड थर्ड वन इज लैग फेज, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी फेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाइए। एक बार अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इन्हें एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर, यानी जो एंथर होता है उसमें चार स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आई होप ये आंसर आप सभी को पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थीका, सेकेंड माइक्रोस्पोरेंजिया, थर्ड ऑप्शन है पॉलन ग्रेन्स, एंड लास्ट वन मेगास्पोरेंजिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर इसका आंसर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का एक समूह है जो गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें ऑप्शन क्या है आपके, प्रोजेस्टेरॉन, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, ये भी गलत है। देखिए एचसीजी होता है, रिलैक्सिन होता है, लेकिन एचपीएल नहीं होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एचसीजी, एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन, यानी कि जो मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है। आई होप ये सभी को आंसर इसका पता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे उसे जरूर बताएं। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ओवरी यानी अंडाशय, सेकेंड ऑप्शन है ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, थर्ड ऑप्शन है वेजाइना यानी योनि, एंड लास्ट ऑप्शन है इसका यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन्स आर, इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। जो जीन्स होती है ये क्या होती है, दीज आर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेगमेंट ऑफ डीएनए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ, यानी जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का लॉ था, नियम था, तो वो क्या प्रूव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज गिवन बाय, यूज एंड डिसयूज की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाए। मेरा वादा है आपसे कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टेक्निक एसोसिएटेड विद डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज, जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज की जाती है वो टेक्निक क्या कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पीसीआर यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये पीसीआर के द्वारा ही डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर,
इनमें से कौन सा एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज होता है? तो ऑप्शन है आपके एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, सेकेंड ऑप्शन है प्लाज्मिड रेजिस्टेंस जीन, एंड थर्ड वन इज साल्मोनेला रेजिस्टेंस जीन, एंड लास्ट ऑप्शन इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो योर करेक्ट आंसर इज एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मूव करते हैं शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why are human testes located outside the abdominal cavity? यानी कि जो मानव में वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? एंड नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट, और इनका आपको नाम भी लिखना है कि किस वो पाउच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, यानी कि जो मानव का वृषण होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। ठीक है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर होता है वो मानव के टेम्परेचर से अप्रॉक्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो इसलिए जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। ठीक है, एंड टेस्टिस आर इनक्लोज्ड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि जो वृषण होते हैं जिस पाउच में होते हैं उसे स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडिल वॉल्स ऑफ ह्यूमन यूट्रस, यानी कि जो मानव गर्भाशय होता है इसकी आंतरिक और इसकी मध्य दीवारों के नाम लिखने हैं और उनका आपको कार्य भी बताना है। देखिए, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट वॉल होती है उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, और इस एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है? तो इट अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो महिला होती है जब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है यानी मासिक धर्म होता है, तो उस दौरान इसमें कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम वॉल में। ठीक है, अब देखिए, जो मिडिल वॉल होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, जो मायोमेट्रियम होती है ये यूट्रस की मिडिल वॉल होती है। अब देखो इसका काम क्या होता है? इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, यानी कि जो मायोमेट्रियम वॉल होती है जब बेबी की डिलीवरी होती है, आफ्टर 9 मंथ कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस दौरान ये जो यूट्रस की मायोमेट्रियम वॉल होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये बढ़ती है जिसके कारण आसानी से डिलीवरी हो पाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड स्केच ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसका आपको डायग्राम बनाना है, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, ये हो गया, और इसके साथ ही आपको ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर भी बना के प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज टैमिनिज्म? देखो टैमिनिज्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज टैमिनिज्म, यानी कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम टैमिनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसे टैमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसका नाम हो गया टैमिनिज्म। ठीक है, टैमिन के नाम पे ही इसे टैमिनिज्म भी कहा जाता है। RNA of some viruses like retroviruses first synthesizes DNA through reverse transcription। देखो जैसे कि कुछ वायरस, जैसे कि रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस के RNA से सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से एक DNA को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करते हैं? द DNA देन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू RNA। अब ये जो DNA है इस इंफॉर्मेशन को RNA में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, which takes part in the translation of coded information to form polypeptide। अब ये RNA इस इंफॉर्मेशन को कोड में ट्रांसलेट कर देता है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये होता है टैमिनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं और इनके कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। देखते हैं इसका आंसर। देखिए
ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अ ब्रीडिंग अप्रोच दैट यूजेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स टू क्रिएट प्लांट्स विद अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसमें कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस कर दी जाती हैं, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, गोल्डन राइस एंड फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। आपको ये कुछ टर्म दिए हैं, इनको आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो जैसे कि माल्ट, CMI, एड्स, नाको एंड HIV। तो देखिए इनके सबके फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले माल्ट का, तो माल्ट का होता है फुल फॉर्म म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो इनके सबके फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CMI का फुल फॉर्म होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एड्स का तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इसे प्रिपेयर कर लीजिए। एंड लास्ट वन HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स इन एन ऑर्गेनिज्म which are fully developed but non-functional in present time। जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं यानी अवशेषी अंग, ये ऐसे अंग होते हैं जो कि पूर्ण रूप से विकसित तो होते हैं, ठीक है, लेकिन अब ये वर्तमान समय में हमारे किसी काम में नहीं है, ठीक है। मतलब उनको हमने अपना मतलब यूज करना बंद कर दिया, जिसके कारण वो निष्क्रिय हो चुके हैं, ठीक है। पूर्वजों में इनका उचित कार्य और उपयोग होता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मानव में डेवलपमेंट होता गया उसने अपने बॉडी के कुछ अंगों का काम करना बंद कर दिया, यूज करना बंद कर दिया, जिससे वो निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके जैसे कॉकिक्स यानी कि टेल बोन, यानी कि जो पूर्वज हमारे होते थे उनमें पूंछ होती थी, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान समय में किसी भी मानव में पूंछ नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक। इसी तरीके से निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि थर्ड आईलिड, जो पहले के पूर्वज थे हमारे, ठीक है, तो उनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती थी। इसी तरीके से सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये कुछ हो गया एग्जाम्पल वेस्टिजियल ऑर्गन के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एपोमिक्सिस क्या होता है। Apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis and syngamy। यानी कि जो एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सीड का प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वो बिना किसी भी मियोसिस प्रोसेस या फिर सिंगैमी के द्वारा होता है। इसमें कोई भी सिंगैमी नहीं होती, कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एंड इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। यानी इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वो क्या है, वो इसका महत्व है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, जो हाइब्रिड संकर बीज होते हैं उनके प्रोडक्शन में इसका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो इम्पॉर्टेंट लग रही है, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे तक ये सीरीज पहुंच सके। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोगैमी एंड जीटेनोगैमी। यानी कि जो जीनोगैमी और जीटेनोगैमी होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए
जो जीनोगैमी होता है, जीनोगैमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यानी कि जो जीनोगैमी होता है, इसमें जो फ्लावर के जो एंथर होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक से दूसरे पौधे में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जबकि जो जीटिनोगैमी होता है, जीटिनोगैमी में क्या होता है कि जीटिनोगैमी इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from one anther of one flower to stigma of anther flower on same plant। यानी कि जीटोनोगैमी में क्या है, देखो एक ही पौधे पर एक फूल के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकोश के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, जीटोनोगैमी, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर करके ही जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज रेड लिस्ट एंड गिव 2 यूजेस ऑफ रेड लिस्ट। देखो रेड लिस्ट क्या होती है और इसके कुछ 2 यूजेस भी आपको बताने हैं। IUCN maintains a red data book or red list which is catalog of taxa facing risk of extinction। यानी कि जो रेड डाटा बुक है ये क्या है, IUCN ने एक रेड डाटा बुक प्रिपेयर की, एक रेड लिस्ट बनाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे होते हैं ऐसे टैक्सा की एक सूची होती है उसमें, ठीक है। इसका उद्देश्य खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण की तत्कालिकता को जानना और नीति निर्माताओं तक पहुंचाना होता है, जिससे कि जो प्रजाति है इनके विलुप्त होने के खतरे को कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो ये होता है रेड लिस्ट। अब देखो इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो पौधों और जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान और उनका दस्तावेजीकरण करना, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस इसका होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेटिंग द थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जो संकटग्रस्त जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। ये होता है कुछ रेड लिस्ट का काम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल आपको लगी है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।